Hello students, how are you? I am Ravi Shankar. Welcome to my YouTube channel Art of Maths. So आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। देखें ये टॉपिक कैसा होता है। ये क्लास 10th का, 11th का, 12th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होता है। सो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का जो वर्ड है वो त्रिकोण और मिति से बना है। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज के 3 कोनों से है और मिति का संबंध उसके माप से है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर कहीं न कहीं समकोण त्रिभुज मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोनों पे डिपेंड करता है। ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर उसी राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर घूमता रहता है। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है, कैसा है, इसे कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे इसे समझा जाए। तो देखिए ज़रा, हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद चीज़ों को बारीकी से हम लोग समझना शुरू करेंगे। देखिए आप लोग, एक समकोण त्रिभुज लें, कुछ इस प्रकार का बनाएं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। आप इस कोण का नाम लिख लें ए बी सी, कोण ए बी सी। जैसा कि आप लोग को नाम से दिख रहा होगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज के 3 कोण से है, मिति का मतलब उनके माप से है। तो ये पूरा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज पे निर्भर करता है। ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज के चारों ओर घूमता रहता है। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करना है, जो कि हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आपको याद रखना है या आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी 2 कोण वो भिन्न भिन्न कोणों के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न माप के हो सकते हैं। और आप लोग को मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। और अगर कोण बी का मान अगर 90 डिग्री है तो कोण ए और सी का कोण का जो मान होगा वो 180 माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कोण ए और सी का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ए और सी के कोण का जो माप का जो जोड़ है ना वो 90 डिग्री होगा। मतलब कोण ए और कोण सी का जो माप है ना वो 90 के बराबर आएगा। तो अब हम देखें, हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि किसी भी त्रिभुज में या पार्टिकुलरली खासकर समकोण त्रिभुज में जिस जगह पे या फिर जिस वर्टेक्स पे, जिस भी शीर्ष पे 90 का कोण बनता है तो उसके अपोजिट, उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसे कर्ण कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और इस आधार वाली भुजा को, इस बेस वाली भुजा को आधार कहा जाता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। ये भुजा जो वर्टिकल फॉर्म में है इसे लंब कहा जाता है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है ना। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है ना।
तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, आपको ध्यान देना है कि अगर ये कोण बी 90 के बराबर है तो कोण सी और कोण ए का मान का जोड़ 90 होगा, और कोण सी का मान जब भी होगा तो वो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। और कुछ इस प्रकार से होगा कि ए और सी के कोण का जोड़ जो है वो 90 के बराबर है। तो मान लिया जाए कि अगर कोण सी का मान अगर हम लोग मान लें कि थीटा है, अगर कोण सी का मान अगर मान लिया जाए कि थीटा है ना, तो अब अगर देखा जाए कि अगर कोण सी का मान थीटा है तो कोण ए का मान क्या होगा। अगर कोण सी का मान अगर थीटा है तो कोण ए का मान क्या होगा। सो कोण ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डिग्री, है ना। तो अब इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बड़े फेमस हैं, और कहीं ना कहीं पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं कुछ टर्म्स के आसपास घूमता नहीं रहता है। देखिए वो टर्म्स क्या क्या हैं। वो टर्म है साइन, है ना, वो टर्म है कॉस, वो टर्म है टैन, वो टर्म है कॉट, वो टर्म है सेक, वो टर्म है कॉसेक, है ना। तो ये साइन क्या है, ये कॉस क्या है, ये टैन क्या है, ये कॉट क्या है, ये सेक क्या है, ये कॉसेक क्या है, हमें समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि इसे समझे बिना हम लोग कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे, ये पता नहीं कर पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, उसे कैसे डील करना है, कैसे इसे समझना है। तो देखिए ये साइन क्या है। साइन का मतलब होता है कि जब आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल में 3 भुजाओं के अपने अपने नाम होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और ये जो भुजा जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है इसे आधार कहा जाता है, और ये भुजा जो वर्टिकल फॉर्म में है इसे लंब कहा जाता है। तो आप ये समझे कि साइन है क्या। तो साइन का मतलब है कि अगर लंब और कर्ण के अनुपात को निकाला जाए, अगर लंब और कर्ण के अनुपात को पता किया जाए, या लंब या कर्ण का अनुपात निकाला जाए, तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। और उसी प्रकार से आधार और कर्ण के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहा जाता है। उसी प्रकार से लंब और आधार के अनुपात को टैन कहा जाता है। तो ध्यान दें कि अगर टैन लंब और आधार के अनुपात को कहा जाता है, तो अब यहां से एक सवाल अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि आधार और लंब के अनुपात को क्या कहा जाएगा। मीन्स आधार और लंब के अनुपात को क्या कहा जाएगा। तो आधार और लंब के अनुपात को कॉट कहा जाएगा। यदि आधार और कर्ण के अनुपात को अगर कॉस कहा जाता है, तो आधार और कर्ण के अनुपात को अगर कॉस कहा जाता है, तो कर्ण और आधार के अनुपात को क्या कहा जाएगा। तो कर्ण और आधार के अनुपात को सेक कहा जाएगा। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि यदि लंब और कर्ण के अनुपात को अगर साइन कहा जाता है, तो कर्ण, है ना, कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहा जाएगा। तो कर्ण और लंब के अनुपात को कॉसेक कहा जाएगा। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, कहीं ना कहीं इसी 6 टर्म्स के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है या घूमती रहती है। तो हम लोग अब समझेंगे कि ये साइन बटा लंब
बराबर जो साइन होता है, आधार बटा कर्ण बराबर जो कॉस होता है, tan बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है, सेक बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कौशिक बराबर कर्ण बटा लंब होता है। तो इसे यूज कैसे किया जाता है, इसे यूज कैसे किया जाता है, इसे अपने मैथ्स में हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो देखिए जरा कि अगर मान लिया जाए कि आपको ये कहा जाए कि आप इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स पे हैं, मतलब किसी 3 शीर्ष में से आप किसी एक शीर्ष के पास हैं या एक शीर्ष पे हैं, और अगर आप उस शीर्ष से सामने वाली भुजा को देखते हैं, अगर आप इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को देखते हैं, है ना, तो आप ये समझें कि अगर आप इस शीर्ष पे हैं, है ना, तो इस शीर्ष पे अगर आप हैं, तो अगर आप लोग मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल ना होकर मान लिया जाए कि ये कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये आपका रास्ता है, ये रोड है, और यहां आप खड़े हैं, यहां आप क्या हैं, खड़े हैं। तो बिल्डिंग के टॉप और आपकी आंख, है ना, के बीच इन 2 लाइंस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इसे कहा जाता है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ये जो आपका बनता है दृष्टि रेखा, इसके बीच बने कोण को पता करना होता है या मालूम करना होता है। तो अगर हमें मालूम नहीं है कि ये क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, तो इसे ही ट्रिग्नोमेट्री में एज्यूम करने के लिए या मानने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है, जिसका कि नाम है थीटा, और जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आगे जब कभी आप मैथ्स बनाएंगे तो आपको या तो ये मालूम होगा, या आपको और किसी और मेथड से या फिर किसी और तरीके से आपको ये मालूम करना होगा, है ना। तो हम लोग अब धीमा धीमा सीखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है, इसका अप्लाई किस प्रकार से होता है ना, हम लोग सीखेंगे अब इसका यूज कैसे किया जाता है। अब देखिए उन फॉर्मूलाज को किस प्रकार से यूज करना है, उसे समझना कैसे है, दरअसल वो है क्या, उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए जरा, मान लिया जाए कि यहां पे थीटा बराबर अगर मान लिया जाए 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। अगर मान लिया जाए कि कोण सी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो कोण फॉर्म हो रहा है, जो कोण बन रहा है, उसका मान थीटा ना होकर क्या है, 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन सी बराबर, साइन अगर आप इस जगह पे हैं, इस वर्टेक्स पे हैं, और आपसे ये पूछा जाता है कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण या लंब इज टू कर्ण, है ना। ध्यान दें, तो जो फॉर्मूला कहता है, जो अनुपात कहता है कि साइन बराबर लंब इज टू कर्ण, तो उसी प्रकार से अगर साइन 30 का मान, अगर साइन सी की बात करें और साइन सी की जगह पे अगर मान लिया जाए थीटा है, तो आप उसका भी जो है वो जो फॉर्मूला होगा कुछ इसी प्रकार से होगा। अगर थीटा की जगह पे अगर 30 का अगर मान आप लोग लिख लेते हैं या 30 अगर लिखा जाता है, तो उसका भी जो फॉर्मूला है वो लंब इज टू कर्ण ही होगा। लेकिन अगर इस मैथ्स में इस पार्टिकुलर ट्रायंगल पे अगर आया जाए, तो साइन 30 जिस जगह पे 30 का एंगल फॉर्म हो रहा है, वहां पे देखना है कि साइन का जो एक अपना जो वैल्यू होता है, साइन जिस रेशियो का एक मान होता है, एक पहचान होता है, तो साइन 30 बराबर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे साइन 30 बराबर आपने देखा है कि लंब का मतलब ए बी, लंब का मतलब ए बी। यहाँ पे लंब का अगर
नाम रखा जाए, लंब का अगर नाम लिया जाए तो वो क्या है, वो ए बी है। और अगर कर्ण की बात की जाए तो वो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। सो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इस जगह पे, इस ट्राइंगल में, इस फिगर में अगर साइन 30 का अगर मान पता किया जाए तो वो क्या होगा, ए बी इज टू ए सी। बिकॉज क्योंकि ए बी जो है वो इस ट्राइंगल का लंब है, परपेंडिकुलर है, और ए सी जो है वो इस ट्राइंगल का क्या है, कर्ण है ना। मतलब साइन 30 के बेस पे अगर हम देखें तो साइन 30 के बेस पे इसका जो लंब है वो ए बी है और इसका जो कर्ण है वो क्या है, ए सी है। उसी प्रकार से अगर हम लोग को ये पता करने के लिए कह दिया जाए कि cos 30 बराबर क्या होगा, cos 30 बराबर क्या होगा, तो आपने देखा है कि cos जो एक रेशियो है, तो वो रेशियो किसका है, आधार और कर्ण का रेशियो है। तो आप देखें कि cos 30 बराबर, तो आधार क्या है, BC। आधार क्या है, BC। कर्ण क्या है, AC, है ना। सॉरी cos 30 बराबर BC इज टू AC, BC इज टू AC, है ना। तो आप जब कभी भी इस ट्राइंगल में या ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जब कभी भी आपको इस तरह के मैथ्स दिए जाएं तो आप ये समझें कि जब कभी भी आपको किसी का अनुपात निकालने के लिए दिया जाए या फिर कहा जाए तो आप पहले इस तरह से उसको समझेंगे। और अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है, अगर आप अपने बेस को स्ट्रांग कर लेते हैं कुछ प्रकार से, तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको ये कह दिया जाए यहाँ पे कि tan 30 बराबर क्या होगा, है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे, तो जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो उसी प्रकार से tan 30 बराबर क्या होगा। ध्यान दें आप लोग यहाँ पे, जब लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, तो आप देखें कि यहाँ पे इस tan C या tan थीटा या tan 30 के लिए लंब क्या है, तो लंब है AB। लंब क्या है, AB। लंब क्या है, AB। और आधार क्या है, BC। मतलब ये है कि एक ट्राइंगल में उसकी वर्टेक्स की वजह से, अगर आप वर्टेक्स C पे हैं तो इसका लंब इसके सामने वाली भुजा AB होगा, इसका आधार इसके बगल वाली भुजा BC होगी। लेकिन अगर कभी आपको tan A की बात की जाए तो tan A के लिए जो लंब है ना वो BC हो जाएगा और tan A के लिए आधार AB हो जाएगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी वर्टेक्स के हिसाब से लंब और आधार की जो थ्योरी है ना वो बदलती रहती है। उसका आधार बदलता है, उसका लंब बदलता है। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं tan 30 की, तो हम वर्टेक्स C पे हैं, शीर्ष C पे हैं, तो शीर्ष C के लिए जो लंब है वो AB है, आधार क्या है, BC है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए cot 30 की, cot 30 की बात की जाए तो आपको मालूम है कि cot जो है वो आधार और लंब का अनुपात का नाम है ना। cot क्या है, आधार और लंब के अनुपात का नाम है। तो देखें यहां पे cot 30 के लिए आधार क्या है, BC। क्या है, BC। क्या है, BC।
और लंब क्या है, ए बी, लंब क्या है, ए बी। उसी प्रकार से अगर सेक की बात कर ले, सेक 30 की बात कर ले, तो अगर हम उसी प्रकार से सेक 30 की बात कर लें तो आपको मालूम है कि सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है, सेक जो है वो कर्ण और आधार का रेशियो का नाम है ना। तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण, क्या है, कर्ण, कर्ण मीन्स आपका जो नाम है कर्ण का वो है AC, और आधार क्या आपका BC, तो BC। उसी प्रकार से अगर कॉसेक 30 का जिक्र किया जाए, कॉसेक 30 के बारे में मालूम किया जाए, तो आपको मालूम है कि जो कॉसेक है वो कर्ण और लंब का रेशियो है, कर्ण और लंब का रेशियो है। और आपको मालूम है कि जो यहाँ पे कर्ण है वो क्या है, वो AC है, और जो लंब है वो क्या है, वो AB है। तो आप जब कभी भी आपको रेशियो मालूम करना हो तो आप कुछ इस प्रकार से रेशियो मालूम कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि अगर जो थीटा C पे है और जब मान एंगल C का दिया गया है, कोण C का मान दिया गया, अगर इसके जगह पे कभी हम लोगों को अगर कोण A के बारे में जिक्र किया जाए, या अगर जो मान C पे दिया है अगर वो मान A पे दिया जाए, है ना, अगर हमसे कोण A की बात की जाए और A के परिप्रेक्ष्य साइन कॉस टैन सेक कॉसेक का अगर जिक्र किया जाए तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग वर्टेक्स A पे जाके सारे रेशियो को मालूम करेंगे। वर्टेक्स A के लिए साइन का मान क्या होगा, वर्टेक्स A के लिए कॉस का मान क्या होगा, वर्टेक्स A के लिए कॉस साइन टैन कॉट सेक कॉसेक मान क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, इसे मालूम करेंगे। तो देखिए आप लोग थोड़ा सीखें कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इसे समझा जाता है। देखिए आप लोग को मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी के माध्यम से, एंगल सम प्रॉपर्टी के माध्यम से किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। आप लोग ये बात याद कर लें कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों के मानों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। और यदि कोण B हम लोगों को पहले से मालूम है कि वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, और C हमने पहले से ले लिया है, कितना है वो 30 डिग्री है, और आपको मालूम है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180। सो एंगल A प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। देन एंगल A प्लस 120 इज इक्वल टू 180। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ध्यान दें बच्चे, ऐसा ना करें कि हमने कहा कि C और A का मान 90 से कम हो तो 90 से कम कुछ भी रख लें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने C का मान अगर 30 रखा है तो जो A का जो मान आएगा वो 90 माइनस 30 आएगा, मतलब 90 में से 30 आपको घटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि 90 से कम रखना है तो आप 90 से कम कुछ भी रख लें, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान दें कि जब कभी भी आप अगर C का मान रखें या फिर A का मान रखें तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप रखें कि दोनों का जोड़ 90 आ जाना चाहिए। तो अगर B 90 है, C 30 डिग्री है, तो कोण A का जो मान होगा वो हर हाल में इन एनी केस कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि भाई ये जो अगर A का मान अगर 60 है तो अगर हम लोग वर्टेक्स A पे चले जाएं और अगर वर्टेक्स A पे चले जाएं और हमसे अगर पूछा जाए कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 60 का रेशियो क्या होगा, तो हमने पहले भी कहा कि हम जिस वर्टेक्स पे जाते हैं, जिस वर्टेक्स के परिप्रेक्ष्य में
सवाल की जाती है तो हमने कहा कि उस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है, लंब माना जाता है। और इस भुजा को अगर हम लोग कोण ए पे हैं, वर्टेक्स ए पे हैं, तो सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा BC जो है वो लंब होगी और उसके बगल वाली जो भुजा है वो AB है और वो AB क्या होगी, आधार होगी। तो अगर आपको मालूम है कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन 60 के हिसाब से जो लंब है ना वो क्या है आपका BC, लंब क्या है उसके लिए BC, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा क्या है BC है, तो BC क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, जो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, जो तिरछी भुजा होती है, जो स्लैंट होती है, वो कभी भी चेंज होती नहीं है, वो हमेशा कर्ण की कर्ण ही रहती है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आप लोग याद रखें कि जब हम लोग वर्टेक्स A पे जाएंगे और वहाँ जाने के बाद अगर हमें ये मालूम चलता है कि A का मान 60 डिग्री है और हमसे अगर साइन 60 पूछा जाए तो उसका जो अनुपात है तो वो लंब और कर्ण है, और लंब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, BC होगा, और आधार क्या होगा, वो कर्ण क्या होगा, वो AC होगा, और आधार तो आपका वो AB है तो AB होगा। लेकिन अगर कभी आपसे सिर्फ और सिर्फ साइन A के बारे में पूछ लिया जाए, साइन A क्या होगा, तो आप हवड़ाएं नहीं, साइन का पता है कि अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो उसी प्रकार से साइन A का भी रेशियो जो है वो क्या होगा, BC अपॉन AC ही होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉस A के बारे में जानना चाहें या कॉस A का अनुपात निकालना चाहें, तो आपको मालूम है कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। और आप देखेंगे कि कॉस A के लिए जो आधार है वो क्या है, वो AB है, क्या है वो AB है। और आपको मालूम है कर्ण कभी भी चेंज होता नहीं है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। और अगर कॉस A की जगह पे अगर कॉस 60 कर दिया जाए, मतलब एंगल A का अगर मान रख दिया जाए, तो भी अनुपात वही लिखा जाएगा। विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस A का मान अगर AB बटे AC है तो कॉस 60 का मान क्या होगा। तो आप ध्यान दें कि कॉस A का मान अगर AB अपॉन AC है तो कॉस 60 का मान भी क्या होगा, AB अपॉन AC ही होगा, AB अपॉन AC ही होगा, नो चेंज। उसी प्रकार से अगर आपसे tan A के बारे में पूछा जाए, tan A के अनुपात के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आपको मालूम है कि tan इज इक्वल टू, tan जो है वो लंब और आधार का रेशियो है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि tan जो है वो लंब और आधार का रेशियो है। तो आप बताएं कि A के लिए, कोण A के लिए, शीर्ष A के लिए, वर्टेक्स A के लिए लंब क्या है, तो लंब है BC, लंब क्या है BC, और आधार क्या है, आधार क्या है AB, आधार क्या है AB। अगर आपसे tan A की जगह पे अगर tan 60 का जिक्र कर दिया जाए तो भी वही होगा, नो चेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है आपके पास BC, क्या है BC, और आधार क्या है AB, है ना। उसी प्रकार से अगर आपसे cot A का जिक्र कर लिया जाए तो आपको मालूम है कि cot जो है वो आधार और लंब का रेशियो है, आधार और लंब का क्या है, रेशियो है। तो आप देखें कि cot A के लिए मतलब वर्टेक्स A के लिए आधार क्या है, तो AB, क्या है AB, और लंब क्या है
BC। लंब क्या है? BC। क्योंकि आपको बार बार याद रखना पड़ेगा कि हम जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा उसके लिए क्या होती है? लंब होती है। समझ में आया? उसी प्रकार से अगर cot 60 का जिक्र कर लिया जाए तो भी सेम होगा, आधार बटे लंब, और आधार क्या आपका? AB, और लंब क्या आपका? BC। नो चेंज। अब हम लोग सेक ए के बारे में बात करेंगे। सेक ए, तो आपको मालूम है कि सेक बराबर क्या होता है? सेक ए जो है वो कर्ण और आधार का रेशियो है, और आपको मालूम है कि ए के लिए कर्ण क्या है? AC। आधार क्या है उसका? AB। आधार क्या है? AB। जब कभी आपको यहाँ पे ये समझना हो कि सेक ए का रेशियो क्या होगा, तो आपको पहले पता करना है कि सेक बराबर होता क्या है, सेक किसका रेशियो है। तो सेक कर्ण और आधार का रेशियो है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ए के लिए वर्टेक्स ए के लिए कर्ण कौन है? तो ए के लिए कर्ण है AC, और ए के लिए आधार कौन है? तो AB। उसी प्रकार से अगर आपको कभी ए ना लिखकर अगर उसके मान को दे दिया जाए तो भी वही होगा कि सेक 30 इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार, और कर्ण क्या आपका? AC, और आधार क्या आपका? AB। नो चेंज, है ना? तो एक और बचा हुआ रेशियो, उसका नाम क्या है? कॉसेक। क्या बचा हुआ है? कॉसेक। अगर कॉसेक ए का जिक्र किया जाए, अगर कॉसेक ए की रेशियो के बारे में मालूम किया जाए, अगर आपसे कॉसेक ए के बारे में पूछा जाए, तो आप ये समझें कि पहले ये पता करें कि कॉसेक जो है किसका रेशियो है। तो जो कॉसेक है ना वो कर्ण और लंब का रेशियो है। अब आप ये देखें कि कॉसेक ए मतलब एंगल ए की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है मतलब एंगल ए की बात कर रहा है। तो आप ये देखें कि एंगल ए के लिए कर्ण कौन है? तो कर्ण तो हमेशा सेम होता है, तो कर्ण क्या है? AC। और आप ये देखें कि एंगल ए के लिए लंब कौन है? तो हमने हमेशा कहा है कि हम जिस एंगल का जिक्र कर रहे होते हैं उस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उस एंगल के सामने वाली भुजा जो उसकी जस्ट अपोजिट भुजा होती है, जैसे एंगल ए का जो अपोजिट भुजा है, जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? वो है ना BC। क्या है वो? BC है। तो ध्यान दें, कॉसेक ए का मान अगर आपसे पूछा जाए तो आप पहले ये समझें कि कॉसेक किसका रेशियो है, किसका अनुपात है। तो जो कॉसेक है वो कर्ण और लंब का रेशियो है। तो अब आप यहां देखें कि ए का या फिर ए के लिए कर्ण कौन है? तो AC। लंब कौन है उसके लिए? तो इसके लिए जो लंब है वो है BC। उसी प्रकार से अगर ए की जगह पे एंगल ए का माप अगर दे दिया जाए, कॉसेक 60 दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप पहले ये सोचें कि कॉसेक का रेशियो क्या है, कॉसेक किसका रेशियो है। तो कॉसेक अगेन जो है वो कर्ण और लंब का रेशियो है। और आप जानते हैं कि कर्ण तो हमेशा सेम होता है, चेंज होता नहीं है। लंब क्या है आपका? तो एंगल ए के लिए लंब क्या है? BC। लंब क्या है? BC। तो आप जब कभी आपको कभी भी किसी भी ट्राइंगल का मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जब कभी आपको उसमें रेशियो का जिक्र है, कभी तीनों साइड्स के बीच उनके रेशियो का जिक्र है, तो आप हमेशा याद रखें कि जो साइन होता है लंब और कर्ण का रेशियो होता है, जो कॉस है वो आधार और कर्ण का रेशियो होता है, जो टैन है वो लंब और आधार का रेशियो होता है, जो कॉट है वो आधार और लंब का रेशियो होता है, जो सेक है वो कर्ण और आधार का रेशियो होता है, जो कॉसेक है वो कर्ण और लंब का रेशियो होता है। तो आप इसे हमेशा याद रखें। आप देखें कि मार्केट में एक हाइप फैला दिया जाता है, एक हाइप बना दिया जाता है टीचर्स के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना बहुत हार्ड चैप्टर होता है, बड़ा क्रिटिकल होता है, ये समझ में नहीं आता, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है।
और बच्चे जो आगे पढ़ने वाले हैं या पढ़ना चाहते हैं वो पहले से क्या होते हैं, वो इस चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। उनमें एक नेगेटिविटी आ जाता है कि ये तो बहुत हार्ड है, हमसे होगा, हमसे नहीं होगा। बट सच ये है कि ये बहुत ईजी होता है। बस ज़रूरत है चीज़ों को शांति से समय देकर धीमे धीमे ऑब्जर्व करने की। अगर आप बातों को सही से सुनते और समझते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ अगर फॉर्मूलाज को समझ लिया जाए तो 10th लेवल का जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और आप पूरे एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से टैकल कर लेते हो। ये बहुत हार्ड नहीं है, चीज़ों को सिर्फ समझना है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूलाज कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हम बच्चे अक्सर जो है ना फॉर्मूला को याद करते हैं और याद करने का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग उसको भूल सकते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। तो ऐसा करें कि हम उसे याद ना करें, उसे समझ लें कि उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सीखेंगे हम लोग जितना पढ़ते हैं, जितना पढ़े हैं ना, हम लोग उसी से बहुत सारे फॉर्मूलाज को बाहर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए आप लोग, आपने देखा है कि हमने बताया था आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब। आप देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों में सेम टर्म का लंब कर्ण सेम टर्म, सेम टू टर्म्स का यूज किया गया। आप देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में दो सेम टर्म्स का यूज किया जा रहा है, लंब और कर्ण। हाँ, ये अलग बात है कि उनका जो रेशियो क्या है वो अपोजिट, क्या है वो अपोजिट है। यहां पे कर्ण जो है वो हर में है, लंब अंश में है। यहां पे जो कर्ण है वो अंश में है और लंब क्या है, हर में है। तो जो चीजें हम लोग जानते हैं, जितना हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग उतना से ही बहुत सारे चीजों को निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां देख सकते हैं, हम लोग यहां देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि हम इससे क्या बाहर निकाल सकते हैं। तो देखें आप यहां पे, अगर आप लोग साइन थीटा को अगर उसके अपोजिट कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप लोग साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है। तो होता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब। और जब आप इसे डील करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक कर्ण ऊपर में है और एक कर्ण क्या है, नीचे में है। तो ये आपस में क्या होते हैं, वन टाइम से डिसॉल्व हो जाते हैं, कट जाते हैं। उसी प्रकार से एक लंब ऊपर है और एक लंब क्या है, नीचे है। दोनों आपस में वन टाइम से क्या होते हैं, सोल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सो 1 1 जा 1। तो आपने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए हम लोग इससे और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आप देखिए कि अगर हम लोग को यहां से अगर साइन थीटा के बारे में कुछ निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे
कि ये जो कॉसेक थीटा जो कि साइन से मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा से क्या है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। तो वो इक्वल के लेफ्ट साइड से इक्वल की राइट साइड जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड के रिलेशन में चला जाएगा। तो आपने देख लिया कि जो पहला फॉर्मूला फाइंड आउट होता है वो ये है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से अगर कॉसेक थीटा को उसी के अपने साइड में मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर छोड़ दिया जाए और अगर साइन थीटा को इक्वल के लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में मतलब इक्वल के या फिर इक्वल सिंबल के बाएं तरफ से उसे अगर दाएं तरफ में ले जाया जाता है तो वो मल्टीप्लाई के रिलेशन से क्या होता है, वो डिवाइड के रिलेशन में चला जाता है। तो आपने देखा कि अगर हम लोग को ये पहले से मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो हम इन दोनों के माध्यम से 3 फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो फॉर्मूला है हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मतलब साइन थीटा के रेशियो को अगर कॉसेक थीटा के रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, वो 1 आता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो क्या आता है, वो 1 आता है। और जब हम ये मालूम हो जाता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, अगर वो 1 होता है तो इसके बाद हम लोग इसके प्रोडक्ट से हम लोग 2 और फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम लोग देखें कि आपको बताया गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आपको बताया गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब, है ना। तो देखेंगे आप यहां पे कि अगर tan थीटा को cot थीटा से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, देखें क्या होता है, जब tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है। तो आप देखेंगे कि जो tan थीटा है उसका रेशियो क्या है, लंब बटा आधार, और cot थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, आधार बटा लंब। जब आप इससे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, तो आपको मालूम है कि इस आधार से आधार क्या होता है, 1 टाइम्स में क्या होता है, कट जाता है। उसी प्रकार से इस लंब से ये लंब क्या होता है, 1 टाइम्स में कट जाता है और रिजल्ट क्या आता है आपके लिए, 1 क्या आता है। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला को सीख पाते हैं कि जब कभी tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका जो प्रोडक्ट है ना वो क्या आता है, वो 1 आता है। जब tan थीटा को cot थीटा से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, 1 आता है। अब देखिए कि इस रिजल्ट से हम लोग और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें कि जब आप ये जान चुके होते हैं कि tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल अगर 1 है तो देखिए इससे क्या क्या मिल सकता है मेरे को। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूलाज के माध्यम से अगर पार्टिकुलरली अगर tan थीटा का मान निकालना चाहें, फॉर्मूला निकालना चाहें, तो आप देखेंगे कि अगर cot थीटा को इक्वल सिंबल के लेफ्ट साइड से हटाकर अगर इक्वल के राइट साइड में ले जाया जाता है तो जो cot इक्वल सिंबल के लेफ्ट साइड में जो, तो देखिए हम इससे क्या क्या फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो tan थीटा को अगर आप cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। और अगर आप लोग इस फॉर्मूला से अगर tan थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप ध्यान दें
कि आपका ये जो कॉट थीटा जो कि इक्वल के लेफ्ट साइड में tan के साथ मल्टीप्लाई के सिंबल में है, और अगर वो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई से क्या होता है, वो डिवाइड के रिलेशन में चला जाता है ना। उसी प्रकार से अगर आप कॉट थीटा का अगर फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये जो tan है जो कि इक्वल सिंबल के लेफ्ट साइड में कॉट के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये अगर इक्वल सिंबल की राइट साइड में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोग जब ये बात जान चुके होते हैं तो हम सिर्फ इनके रेशियो के मालूम हो जाने के बाद बहुत सारे फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसी प्रकार से हम लोग अगर कॉस थीटा के रेशियो को लिखें तो होता है आधार बटे कर्ण। सेक थीटा के रेशियो को लिखें हम लोग तो होता है कर्ण बटे आधार। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा इनटू सेक थीटा तो देखिए जरा क्या आता है, तो आधार बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा आधार। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका भी आंसर 1 आएगा। उसी प्रकार से अगर हम इससे कुछ और फॉर्मूलाज को निकालना चाहें तो आपको मालूम है कि कॉस इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम लोग कॉस थीटा के मान को फाइंड आउट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजना पड़ेगा। और अगर हम लोग सेक थीटा के मान को निकालना चाहें तो हम लोगों को कॉस थीटा को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग फॉर्मूलाज को है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। किया जाता है, हमें याद नहीं करना, हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि फॉर्मूला को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आपको सिर्फ कुछ टर्म्स सिर्फ दिमाग में रखने हैं और उसके बाद सारे फार्मूलाज ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाता है। देखिए जैसे कि आपको एक टर्म जो है वो याद रखना है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको इसमें ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 होता है। अब हम देखें, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज को बाहर निकालेंगे। जैसे अगर इससे पूछा जाए हम लोगों से कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 लिखकर हम लोग रख लेंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा जो कि इधर प्लस में है, इसे राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस में ले जाएंगे। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना हो और अगर सिर्फ हम लोगों को साइन थीटा का मान पता करना हो या साइन थीटा का फॉर्मूला पता करना हो, तो आप लोग को मालूम होता है कि जब कभी हम लोग किसी एक साइड से स्क्वायर को जब हम लोग वहाँ से स्किप करते हैं, हटाते हैं, तो हम लोग उस स्क्वायर को इक्वल के अदर साइड ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता करना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा जो कि क्या है, प्लस फॉर्म में है, तो वो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म में चला जाएगा। तो सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर वापस आपको स्क्वायर को यहाँ से हटाना है और सिर्फ अगर आपको कॉस थीटा का मान पता करना है या फॉर्मूला पता करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो आपको सारे फार्मूलाज को याद नहीं करने, आपको सिर्फ कुछ टर्म्स को याद रखने हैं और उसके बाद जो फार्मूला है वो खुद ब खुद आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। आपको एक और टर्म्स याद रखने हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन अगर आप यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे या फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो आप कॉट स्क्वायर थीटा को, जो कि बराबर चिन्ह के बाईं ओर माइनस में है, आप इसे उसके राइट साइड में या दाईं ओर प्लस में ले जाएंगे। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आप कॉसेक का मान पता करना चाहते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला पता करना चाहते हैं, तो आप स्क्वायर को कहाँ भेज देंगे, अंडर रूट में भेज देंगे या वर्गमूल में भेज देंगे। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से जब आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो आप ध्यान दें, आप इसे उधर भेज सकते हैं, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस से कहाँ चला आएगा, माइनस में चला आएगा, और ये माइनस से कहाँ चला जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप वापस इसे घुमा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उस प्रकार से अगर आपको सिर्फ कॉट थीटा का फॉर्मूला पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इस प्रकार से फार्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप इसे सीख लें कैसे प्राप्त किया जाता है। एग्जाम वगैरह में भी अगर आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है तो आप चाहे तो फटाफट 2-4 मिनट के अंदर सारे फार्मूलाज को इसी मीडियम से आप अपने रफ शीट में लिख सकते हैं और बाद में आप आसानी से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। कुछ और टर्म्स को याद रखें, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल सिंबल के अदर साइड क्या होगा, प्लस में चला जाएगा। तो देन आपको प्राप्त हो गया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। और अगर आपको सेक थीटा का मान पता करना है, फॉर्मूला पता करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि स्क्वायर जब इक्वल के अदर साइड जाता है तो अदर साइड के सारी चीज़ों को वो क्या करता है, वर्गमूल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको समझ लें कि कैसे फार्मूला लिखा जाता है। फार्मूला याद ना करें, फार्मूला को लिखना सीखें कि जब स्क्वायर उधर चला जाता है तो वो वर्गमूल में जाता है। सो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो काम करें, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस में है, तो इसे इक्वल सिंबल की राइट साइड सेंड कर दें। जैसे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस से कहाँ चला आएगा, इधर माइनस में। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन अगर वैसे ही अगर आपको स्क्वायर हटाना है और सिर्फ tan थीटा का मान पता करना है या फिर उसका फॉर्मूला पता करना है, तो आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से फार्मूला को फाइंड आउट किया जाता है। तो आपको फार्मूला को याद नहीं करना, सिर्फ फाइंड आउट करना है, पता करना है कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आपको सिर्फ ये टर्म सिर्फ ध्यान में रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देन आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का अगर मान पता करना होगा तो 1 लिखेंगे और tan स्क्वायर थीटा जो कि माइनस में वो कहाँ चला जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर जो है स्क्वायर वर्गमूल में चला जाएगा। सो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि वो प्लस से माइनस में आ जाएगा और ये माइनस से प्लस में चला जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा।